नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट टॉक। भारत में महंगाई की मार पड़ रही है। किस पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है? हमने लगातार भारत में जो आर्थिक स्थिति है उसकी बिगड़ती स्थिति की कुछ बातें हैं और ख़ास करके कुछ फैक्ट्स हैं वो आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। और इसी क्रम में हम आज कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो दोपहिया वाहन चालक है, यानी कि जो स्कूटी चलाता है, जो स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है और इसके ज़रिए जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, हम बात गिग वर्कर्स की कर रहे हैं। ये वो गिग वर्कर्स है जो रोज़ाना ऐसा समझ लीजिए कि कुआं खोदता है और उसके बाद वो एक जग पानी निकाल पाता है ताकि वो खुद भी अपनी प्यास बुझा सके और अपने परिवार की भी प्यास बुझा सके। लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, 5 दिन में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। और जिस रफ्तार से भारत के शहर, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, इस भीषण गर्मी में तापमान को पूरी जो जनता है वो बर्दाश्त कर रही है, सहन करने की कोशिश कर रही है। गिग वर्कर्स को चौतरफा मार का सामना करना पड़ा, महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है। वो दुहाई दे रहे हैं कि हमें ये जो रिवाइज रेट्स है वो कम से कम दे दीजिए। हम गर्मी में तो काम करने को मजबूर हैं ही, लेकिन कम से कम जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं और पहले से ही जो स्थिति थी वो मुनासिब नहीं थी, मुफीद नहीं थी। लगातार इस साल की शुरुआत में ही गिग वर्कर्स ने प्रदर्शन किया, स्ट्राइक किया। सरकार ने कहा कि उनकी जो सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, उसको ज़रूर इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है। गिग वर्कर्स की अब ये जो चुनौतियां हैं अपने दर्शकों के सामने आइए पहले रखते हैं। बड़ी बात यह है कि गिग वर्कर्स पर महंगाई की बड़ी मार पड़ रही है। भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होने से गिग वर्कर्स पर आफत की स्थिति है। लगभग 1.2 करोड़ ये गिग वर्कर्स हैं और इनकी आमदनी सिकुड़ गई है। फूड डिलीवरी बॉय हो, रैपिडो राइडर हो, टैक्सी ड्राइवर्स हो, डिलीवरी पार्टनर्स हो। अब एक छोटे शहर का आंकड़ा मैं कहूँ या फिर आप कह सकते हैं कि टाइप सी शहर का ये आंकड़ा 120 से 150 किलोमीटर बाइक चलाकर कमाई आप दिन भर की देख लीजिए 500-600 रुपये हो पाती है। मेट्रोज़ में यही, इसमें आप 200 रुपये और ऐड कर लीजिए, यानी कि एक दिन में 700-800 की कमाई। नतीजा गिग वर्कर्स को घर चलाना इस महंगाई में मुश्किल हो चला है। दूध की कीमतें बढ़ गई हैं, एलपीजी महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, सीएनजी महंगा हो गया है। लेकिन जो उनके प्लेटफॉर्म वो है, प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर उनकी आमदनी बढ़ाने को लेकर कोई सुगबुगाहट तक नहीं हो रही है। गिग वर्कर्स की न्यूनतम 20 रुपये प्रति किलोमीटर पेमेंट की अब मांग हो रही है। ये वो क्षेत्र है भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि रोज़गार का जो आलम है भारत में वो लगातार परेशानियों को और विकृत कर रहा है, विकराल कर रहा है। और ऐसे में प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को आखिर क्यों अनदेखा कर रही हैं सरकारें? इसी बड़े सवाल के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर मुख्तार आलम, सोशल एक्टिविस्ट हैं, गिगवा यानी कि गिग वर्कर्स की संस्थान चलाते हैं ताकि गिग वर्कर्स के अधिकारों की जो आवाज़ें हैं वो सरकारों तक पहुंचाई जा सके। और हमारे साथ कामिल हुसैन भी हैं जो खुद एक गिग वर्कर हैं और दिल्ली एनसीआर में अपनी सेवाएं देते हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, बारिश हो, बाढ़ जैसी स्थिति हो या फिर भीषण गर्मी जो कि इस वक्त भारत के लोग सामना कर रहे हैं। कामिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुख्तार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में कामिल जी आपसे ही करती हूँ, क्योंकि परेशानी तो सीधे सीधे आप पर आन पड़ी है। मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद से, दूध का पैकेट महंगा होने के बाद से और एलपीजी महंगा होने के बाद से महंगाई किस तरीके से आपकी ज़िंदगी पर असर डाल रही है, आपकी मुश्किलों में किस तरीके से इजाफा हो पड़ा है? जी देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार करूँगा जी। जी देखिए, मैं तकरीबन 19 साल हो गए हैं मुझे स्टीयरिंग पकड़े हुए। तो दिल्ली एनसीआर में मैं तभी से सेवा दे रहा हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन
2012 से लेकर अभी तक महंगाई तो कई बार बढ़ी है जी लेकिन सर नहीं बढ़ा। जो महंगाई के साथ साथ में बढ़नी चाहिए। जी और अभी जीता जागता सबूत मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। आपने 21 तारीख से 23 तारीख की हड़ताल के बारे में सुना होगा, जो चल रहा है जी ड्राइवरों की, जो स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक चल रही है ड्राइवरों की। जी जी उसका मूल जो है वो यही है कि डीजल के, पेट्रोल के, फ्यूल के, सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन ड्राइवरों की आय नहीं बढ़ रही है, ड्राइवरों के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। आज भी ड्राइवर कंपनियों का मोहताज है, जिसमें सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। और जो ये स्ट्राइक जो चल रही हैं जी ये स्ट्राइक पे हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, अपनी मांग के लिए खड़े हुए हैं। आज यहाँ मैं अगर बैठा हूं आपके पास तो मैं अकेला नहीं हूं, मैं 5 लाख ड्राइवरों की आवाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी जो उनका दर्द है, उस दर्द को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार उन्हें कितना दर्द है और वो क्या चाहते हैं। ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ कि इस महंगाई के आलम में जो खर्च है और जो कमाई है उसमें कितना गैप है, यानी जितना आप कमाते हैं और जितना खर्च हो जाता है उसमें कुछ बचा भी पाते हैं, या फिर जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च हो जाता है और घाटे में चल रहे हैं, कर्जे में चल रहे हैं? देखिए, घाटा पूरा हो रहा है ड्राइवरों के साथ में। कंपनियों ने लुभावने वादे दिए कि हम आपको 65,000 75,000 रुपए की इनकम कराएंगे। जी एक पार्टनर के रूप में उन्होंने लालच दिया और ड्राइवर नई नई गाड़ियां कंपनियों के भरोसे पर लेकर के आ गया है, मोटी मोटी ईएमआई पर। जी लेकिन यहाँ पर उनके रेट ना होने की वजह से आज ड्राइवर जो है भुखमरी के कगार पे है, गाड़ियां बेच रहा है, बैंकों के ईएमआई के उसमें कर्जे में फंस चुका है, लोन नहीं चुका पा रहा, बिल्कुल भी रेट नहीं है जरा सा भी, और उसी की गुहार लगा रहा है। ना वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पा रहा है, ना पेट भर के अच्छा खाना खा पा रहा है। रेंट पर कई ड्राइवरों के तो ऐसे हैं जिनको अपने मकान नहीं है, जो रेंट पर रह रहे हैं। और ये सारे खर्चे उन्हें इसी काम से ही तो निकालने, उनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। तो आप इतना मजबूर हैं, लेकिन इस नौकरी को छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अन्य कई जगह पर भी नौकरी नहीं है। कुछ ऐसा भी है कि आप इतना मजबूर होकर भी इसी प्रोफेशन में बने हुए हैं, आपको जो है टैक्सी चालक के रूप में ही अपनी जो है नौकरी बनाए रखनी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। क्योंकि मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैंने अभी आपको बताया, मुझे 19 साल हो गए हैं स्टीयरिंग पकड़े हुए, और इस अवस्था में आके मैं कौन सी नौकरी करूंगा? मैं किसी और जगह नहीं जा सकता हूँ जी। और ड्राइवर ज्यादा शिक्षित नहीं है, ड्राइवर ज्यादा शिक्षित नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे एक काम आता है, भाई गाड़ी चलाई अपने घर में थोड़ा सा अर्जन करके ले गया। लेकिन ये बहुत पहले था, आज के जमाने में नहीं हो पा रहा है। आज के जमाने में ड्राइवर बहुत ही दुखी जीवन है ड्राइवर का, बहुत ज्यादा उसे दिक्कत परेशानी आ रही है। जी बिल्कुल। मैं उसकी इनकम नहीं है, उसकी जी उसके पास इतनी इनकम नहीं है। जी बिल्कुल, इनकम नहीं है, लेकिन महंगाई तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरुआत है। जिस तरीके से ईंधन की सप्लाई कह रहे हैं कि पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन कीमतें, क्योंकि तेल तो महंगा हो गया, कच्चा तेल महंगा हो गया है और इसीलिए जो तेल कंपनियां हैं उनको अधिक नुकसान हो रहा है। इसीलिए भारत के लोगों को अब महंगा तेल जो है खरीदना पड़ेगा और ये और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है आने वाले वक्त में। इस तरह के भी अंदेशे जताए जा रहे हैं। भारत में महंगाई की मार जनता पर पड़ना शुरू तो हो चुकी है और इस पर सरकारें अभी तक ऐसा लग रहा है कि उनकी परेशानियों को अनदेखा कर रही हैं। कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से अपनी आमदनी बढ़ाने की जो मांग भारत का गिग वर्कर कर रहा है, उस मांग को अनदेखा ना सिर्फ प्लेटफॉर्म की तरफ से किया जा रहा है बल्कि सरकारों की तरफ से भी कहा जाना चाहिए कि किया जा रहा है। हमारे साथ कामिल हुसैन जुड़े हुए हैं जो कि गिग वर्कर हैं और दिल्ली एनसीआर में लंबे समय से टैक्सी चला रहे हैं। मैं कामिल जी ये समझना चाहती हूँ, जनवरी में भी एक बहुत बड़ा हड़ताल हुआ
और उसके बाद सरकार ने आप लोगों से जो वायदे किए थे कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो सामाजिक सुरक्षा है, कि आपको जो काम का माहौल है, वातावरण है, वो थोड़ा सा सुरक्षित दिया जा सके, क्योंकि ना ही आपके कहीं ठहरने की व्यवस्था होती है, कहीं छत की व्यवस्था होती है, या फिर शौचालय की व्यवस्था होती है, या फिर अगर हादसे की स्थिति में आपके पास कोई हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो भी नहीं होता है। तो खैर सामाजिक सुरक्षा तो ये एक बात है ही, एक मसला है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इनकम बढ़ाने की है, उस इनकम बढ़ाने को लेकर अब तक क्या फर्क आया है? जी देखिए, अगर इनकम बढ़ाने वाली बात है तो इनकम सिर्फ एपेस्ट कंपनियों की बढ़ी है, ड्राइवरों की नहीं बढ़ी। जी ड्राइवरों के जो रेट 2012 में थे वही रेट 2026 में भी हैं, जबकि डीजल, फ्यूल, पेट्रोल, सीएनजी सबके रेट बढ़े हुए हैं। अभी आपने देखा कि सिलेंडर के रेट बढ़ गए, जहां चाय 10 रुपए की थी उन्होंने 15 रुपए की कर दी है। यानी जब आप टैक्सी चलाने निकलते हैं और अगर आपको चाय पीनी है तो चाय के लिए भी अब आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। रेट नहीं बढ़ा है, इनकम भी कम है, और प्लेटफॉर्म के जो संचालक हैं जिसके ज़रिए आप ये सेवाएं दे रहे हैं वो भी आपको कीमत नहीं देना चाहते हैं। ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं उस पर कोई अभी तक सुगबुगाहट आई है? कुछ ऐसा रिएक्शन आया है कि हम आपकी मांगों पर सुन रहे हैं, या फिर इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे पूरा किया जा सके? कुछ ऐसी बातचीत हुई है आपकी? देखिए, स्ट्राइक ये पहली बार की नहीं है जी, या 2026 में ही नहीं कर रहे हैं। स्ट्राइक ये कई सालों से होती आ रही है, और सिर्फ एक मांग होती है, जैसा भी आपने बताया, सुरक्षा की, आमदनी की। जी, और दोनों ही चीजें सरकार कभी नहीं करती है। सुरक्षा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सबसे बड़ी कमी कंपनी की क्या है, ड्राइवरों की पूरी पॉलिसी के आधार पे उनका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी की इंश्योरेंस सब कुछ लिया जाता है, लेकिन कस्टमर की कोई केवाईसी नहीं होती है। अभी आपने कई ऐसे बीच में सुने होंगे किससे क्या कहानियां, और आपको न्यूज मिली होंगी। कई ड्राइवरों के साथ में घटना हुई है, वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और वो कमी है कंपनी की, जिन्होंने कस्टमर की केवाईसी नहीं करी। और केवाईसी का हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और अभी भी है कि हमें कंपनी के थ्रू वो कस्टमर दिए जाएं जिनकी केवाईसी हो। तो हमें दिल्ली एनसीआर में, इंटरसिटी में, रात में, दोपहर में, सुबह, किसी भी समय जब हमें बुकिंग आती है हमें लेकर के जाना पड़ता है, लेकिन उसमें वेरीफाई कस्टमर नहीं होता है। और हमें बड़ी दिक्कत ये आती है, हम इस कस्टमर को लेकर के जाएं और रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। और अगर आपने मना कर दिया तो कि आपको इसमें सिक्योरिटी का डर है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती है, अगर आप मना कर देते हैं तो फिर आपको क्या नुकसान उठाना पड़ता है प्लेटफॉर्म की तरफ से? सबसे बड़ा नुकसान आईडी ब्लॉक हो जाती है। सिर्फ एक कस्टमर की कंप्लेंट पे ड्राइवर का कोई मैटर नहीं, उसमें ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं, जबकि ड्राइवर को कहा जाता है ड्राइवर पार्टनर एपिस्ट कंपनियों में। जी जी जी, पार्टनर सिर्फ घाटे के लिए पार्टनर है, बाकी किसी चीज के लिए पार्टनर नहीं है। ठीक है, यानी आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है और आपका उस दिन की जो मजदूरी है या फिर उस दिन की जो कमाई है वो मर जाती है। पूरे दिन आपका जी, वो सब खत्म हो जाता है जी। और उसके बाद वो अनब्लॉक कैसे होता है? वो अनब्लॉक के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। कंपनी अगर चाहेगी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने में तो शायद ऑन करे, और नहीं चाहे तो नहीं करे जी। ये मनमानी यानी प्लेटफॉर्म की जो है मनमानी, इसे मैं तानाशाही कहूंगा, ये तानाशाही है कंपनी की। और इसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत हमें हमारे हिंदुस्तान की सरकार से आती है, क्योंकि सरकार इन कंपनियों का साथ देती है, सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है। अब तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है और सेंटर में तो है ही एनडीए जिसमें बीजेपी लीड कर रही है।
तो और उसके बाद जिस तरीके से अब नए लेबर लॉज भी लाए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए। मैं मुख्तार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये जो आप परेशानियां कामिल जी ने रखी हैं कि बतौर गिग वर्कर परेशानियों का जो है इजाफा ज़रूर हो रहा है, लेकिन ना वेतन में इजाफा हुआ है, ना ही जो उनको सोशल सिक्योरिटी यानी कि काम करने का एक सुरक्षित वातावरण भारत में दिया जा सके सरकारों की तरफ से, वो भी नदारद है। अब हम जनवरी के बाद से हम मई में ये बातचीत कर रहे हैं, और ख़ास करके तब जब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और उसके बाद भी गिग वर्कर अभी भी हड़ताल कर रहा है। 20 रुपये प्रति किलोमीटर के रिवाइज्ड पे की बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है। सुनवाई नहीं होना, आप क्या मानते, क्या कारण है? क्या इसको टालने की कोशिश की जा रही है अभी भी? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो है जल्दी से सारे प्लेटफॉर्म्स को सेंसिटिव होना चाहिए कि ये जो मांग है ये बिल्कुल जो है जायज़ है। और जैसा अभी हमारे कामिल साहब ने राइड शेयरिंग सेक्टर के बारे में बताया कि वहाँ पर भी रेट का है, तो वहाँ पर भी एक सोल्यूशन तो है कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स का जो मोटर व्हीकल्स एक्ट का गाइडलाइंस है उसमें तब्दीली अमेंड किया जाए। तो खैर राइड शेयरिंग का ये स्ट्राइक चल रही है, और बाकी ये जो फूड सेक्टर, डिलीवरी सेक्टर में भी जो डिमांड है बिल्कुल जो है जेन्युइन है, और उसमें मुझे लग रहा है कि सर मतलब स्पेशली प्लेटफॉर्म्स को जितना जल्दी हो वो सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सिंपल जो सर्विस प्रोवाइड, जिसको सर्विस देना है वो तो सर्विस उनको चाहिए ही चाहिए। मतलब बेसिकली मुझे एज ए कस्टमर सर्विस चाहिए, मुझे जितनी भी डिलीवरीज चाहिए तो मुझे उसका कॉस्ट पे करना चाहिए। तो उसमें वर्कर्स जो है ना बिल्कुल सफर ना करे, ये सुनिश्चित करना मतलब अभी यानी कि कानून तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग जैसे कि गिगवा की तरफ से हम लोग एक डिमांड भी कर रहे हैं कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन भी बने, ताकि ये जो पेमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मतलब जो कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि लिविंग कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से एक मिनिमम इनकम क्या होनी चाहिए। और उसमें भी जो दो ग्रेड है कि एक जो कुछ को हम लोग एम्प्लॉयर का दर्जा भी देना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे कि अर्जेंटीना में हो गया, अर्जेंटीना में वहां पर जो एम्प्लॉयर का दर्जा दे दिया प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। सिंगापुर में प्लेटफॉर्म वर्कर्स का कानून आ गया जिसमें कि पीएफ डिडक्शन शुरू हो गया है। तो जाहिर है कि तो कॉमन सेंस है कि भाई किसी का भी जो आप पे निर्धारित करते हैं, जैसे जो पे कमीशंस बैठते हैं, तो उसके हिसाब से वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, जैसे मिनिमम वेज ही का डिटर्मिनेशन है, तो मिनिमम वेज का डिटर्मिनेशन भी कॉस्ट ऑफ लिविंग से ही हो रहा है। जी, अभी जैसे कि अभी देखा जाए कि जैसे फैक्ट्रियों में स्ट्राइक हुआ था, तो वहां पर भी ये था कि जो मिनिमम, जैसे नोएडा में काफी वायलेंट स्ट्राइक हो गया, अब उसमें कुछ लोग अभी जेल में भी हैं। तो ये दिखाता है कि इसके लिए कितनी त्रासदी है, और वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस के लिए जो जरूरी है, एक बहुत सारे वर्कर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो रेंट पर रह रहे हैं, तो उसके लिए जो जरूरी कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए जो मिनिमम वेज भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो मिनिमम वेज भी फैक्ट्री सेक्टर के वर्कर को नहीं मिल रहा है। तो हम जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में भी ये वही हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वैसे तो पहले भी था, अभी एक दो केस जैसे गुजरात से ही आया है कि वहां पर जो पर किलोमीटर रेट वो बढ़ नहीं रहा है, तो पर किलोमीटर रेट बढ़ नहीं रहा है, ऑर्डर्स कम हैं, ये परेशानी। तो खैर चलो, ऑर्डर्स कम हैं तो ये तो भरपाई नहीं कर सकती कंपनी, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट करके मतलब ये कि वो रेट्स जो है हम वो बिल्कुल, और जिस हिसाब से भारत में गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, वो देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म संचालक हैं वो मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब में मोटा मुनाफा रखना चाहते हैं, ना कि जो वर्कर जो उनके प्रोडक्ट्स को एंड पॉइंट तक पहुंचाता है, कस्टमर्स तक पहुंचाता है।
भारत की एक नई बढ़ती तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी, गिग इकॉनमी, जिसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, आप बहुत सारे नाम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं उनके सबका जो एक प्रोडक्ट है जब लेकर कस्टमर तक पहुंचता है, लेकिन किस तरीके से पहुंचाया जाता है, कौन पहुंचाता है, किस अवस्था में पहुंचाया जाता है, उसको कितनी कमाई होती है, इस और भी गंभीरता से सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। गिग वर्कर्स करोड़ों की संख्या में, 1 करोड़ 20 लाख से अधिक उनकी इस वक्त तादाद है। और जैसा हम अपने दर्शकों के सामने रख चुके हैं कि इनकी जो संख्या है वो 2030 तक 2 करोड़ 40 लाख तक पहुंचने का खुद नीति आयोग की एक पॉलिसी ब्रीफ है उसमें बताया गया है, ये उम्मीद जताई गई है। हमारे साथ कामिल हुसैन जो कि खुद एक गिग वर्कर है। कामिल जी, तेज़ी से जनसंख्या तो बढ़ी, यानी कि आपके इस प्रोफेशन के साथ तेज़ी से युवा जुड़ रहे हैं या फिर जिस भी उम्र के हैं, वयस्क एडल्ट्स हैं, महिलाएं भी जुड़ रही हैं। ऐसे में जब मैं थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन की बात करूं तो उस वर्किंग कंडीशन में पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? जैसे कोई शेल्टर्स हैं जहाँ पे कम से कम टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ हो, पंखा हो, गर्मी है तो कूलर, एसी जैसी व्यवस्था हो, और कुछ फर्स्ट एड जैसी व्यवस्था हो। ऐसे कितने सेंटर्स, क्योंकि आप दिल्ली, आप तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी में ये सर्विस देते हैं, मैं छोटे शहरों की तो बात ही नहीं कर रही। जी देखिए नेहा जी, आपने 2 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन गिनती की कि काउंटिंग बढ़ रही है, तो मैं आपको काउंटिंग के मामले में थोड़ा सा बताऊंगा। वो ये कि जो डिलीवरी जो पार्टनर का काम है ना, चाहे वो स्विगी जोमेटो कर रहे हो, चाहे वो एपीएसटी की कंपनियां जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सी, XYZ और भी आएंगी अभी जी मार्केट में है, काफी हल्ला है। इसमें क्या है, ड्राइवर अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल समझता है। कंफर्टेबल का मतलब कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं। ये एक स्टेज उसने बना रखी है अपनी, जब से स्टार्टिंग से, ये अभी की नहीं है, ये स्टार्टिंग से बनी हुई है। नगद पैसा आना, पर डे अर्निंग आना, क्योंकि आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां मंथली मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये क्या है, आपके पास में पर डे की अर्निंग आती है। एक जो गरीब घर का जो बच्चा है, गरीब घर का जो वर्कर है, उसे क्या है, डेली अर्निंग आ जाती है, तो वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, यह आपकी काउंटिंग के ऊपर है। दूसरा, अगर आप सेंटर की बात करते हैं, वाटर कूलर की बात करते हैं, छांव की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है रोड पर। दिल्ली जैसे बड़े शहर में, मेट्रो शहर में नहीं है मैम, कहीं नहीं है। ड्राइवरों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ड्राइवरों के लिए बिल्कुल नहीं है। और हमारी ये मांग भी रही है, हम कंपनियों से भी चाहते हैं, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं, मैं अकेला नहीं, मैं 5 लाख ड्राइवरों की मांग बन करके यहाँ पे आपके पास बैठा हुआ हूँ। और मैं सभी के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूंगा कि कंपनी हमारी पर डे जो हर राइड आती है, एक राइड में से 1-1 रुपया काट ली। 5 लाख ड्राइवर दिल्ली के अंदर, पर डे कम से कम एक ड्राइवर जो है 10 से 12 राइड करता है जी। और ये सिर्फ मैं आपको टैक्सी की एक गिनती बता रहा हूं, इसमें मैंने अभी आपको जोमेटो, स्विगी, इनको, फ्लिपकार्ट, इनको नहीं जोड़ा है मैंने। ये जो मैंने आपको 5 लाख ड्राइवर बताए हैं, ये मैंने आपको टैक्सी स्टैंड के बताया, टैक्सी वाले बताए जो टैक्सी चलाते हैं, चाहे वो ऑटो चलाते हो, जो एपिस्ट में, ओला, उबर, रैपिडो में काम करते हैं। आपने स्ट्राइक की कोई असर हुआ? कुछ बातचीत शुरू हुई, मैंने पहले भी पूछा। अभी कोई असर नहीं हुआ है। ड्राइवर भाई धूप में बैठे हैं, मैं तो यहाँ पे छाव में हूँ, लेकिन मेरे जो 5 लाख ड्राइवर भाई हैं वो धूप में खड़े हैं अपने हक के लिए। वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो हक के लिए खड़े हैं, अपनी मांग के लिए खड़े हुए हैं। उनको रेट चाहिए, उनको आश्वासन नहीं चाहिए, उनको रेट चाहिए, कंफर्म सॉल्यूशन चाहिए। 2012 से अभी तक रेट नहीं बढ़ा है, महंगाई बिल्कुल। अगर रेट नहीं बढ़ा है 2012 से, ये अपने आप में, और ये उस प्रोफेशन की बात हो रही गिग वर्कर्स की, जिसकी जो जनसंख्या है, आबादी है, वो तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसा मैं अपने दर्शकों के सामने रख चुकी हूँ कि 2030 तक जो नीति आयोग ने उम्मीद जताई है, जो एक आंकड़ा रखा है कि ये लगभग 2 करोड़ और 40-50 लाख तक जो है पहुँच जाएगा आंकड़ा।
यानी कि इतने रोज़गार को ये ऑब्जर्व करेगा। वो भारत जहाँ पर बेरोज़गारी इस तरीके से बढ़ गई है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी से बेरोज़गार जुड़ चुके हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार सर, ये जो 2030 तक का आंकड़ा नीति आयोग ने अपने पॉलिसी ब्रीफ में रखा है और जो आर्थिक सर्वे है उसमें भी गिग वर्कर्स की जो संख्या है वो जो बताई गई है कि मासिक जो आय है 40% गिग वर्कर्स की, वो 15,000 से भी कम है। ये 2026 के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े में रख रही हूँ आपके सामने कि मान लीजिए कि इस वक्त 1,20,00,000 गिग वर्कर हैं और इसमें से 40% जो उनकी मासिक कमाई है वो 15,000 से भी कम है। अब पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, सरकार को इसमें अपने बेरोज़गार युवकों को रोज़गार तो दिखता है, लेकिन बात जब अपनी जिम्मेदारी की आती है तो इसे टालने की कोशिश, ना कि प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जाए। तो प्रीएम्प्टिव एक्शन तो है ही नहीं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुनाफा भी प्लेटफॉर्म खा रहा है या तो उसको भी सरकार जो है ग्रिल नहीं कर सकती है। वो अपनी जेब से तो कितना ही देगी, जबकि कायदे से तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। जी मुख्तार सर। जी, तो ये जो इनकम ट्रेंड्स जो आपने बताया तो बिल्कुल यानी कि दुरुस्त है। यानी कि जो सर्वे के आंकड़े हैं, एनसीआर का सर्वे है और उसके बाद जो वैसे हम लोग का राइट्स रिपोर्ट है, हम लोगों ने जनपाल जी की राइट्स रिपोर्ट पब्लिश किया, तो वो राइट्स रिपोर्ट में भी आंकड़े हैं। और अभी रिसेंटली जो इनकम पे थोड़ा डिबेट हुआ तो जो जोमेटो के जो हेड थे गोयल साहब, उन्होंने भी अपने कंपनी के आंकड़े बताए जी। तो मूल बात उसका यह है कि देखिए आमदनी का जो ट्रेंड है, हमारी तो पूरी कोशिश अभी वकालत की दृष्टि से ये है कि इनकम जो है इनका पेनाल्टी के जरिए जो लॉस होता है या लोकेशन में पहुंचने में जो टाइम खर्च होने की वजह से जो लॉस होता है, तो मल्टीपल रीजन से जो इनकम अगर लॉस होता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स का, वो सारे रीजंस को एड्रेस करके, यहाँ तक कि अभी हमने कई सारे ट्वीट्स जो है, जैसे कि दिल्ली में मैंने अपने पोस्ट में देखा कि बहुत सारे घरों का नंबर नहीं लिखा होता है बहुत सारे घरों में। तो खैर, तो मैं पहली बात ये कर रहा हूँ कि इनकम जो जिस रेट से अभी मिल रहा है और उसका जो स्ट्रक्चरल रचनात्मक दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अगर लॉस का डिले होता है तो वो कैसे एड्रेस किया जाए। एक तो वो उस पर काम करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि सबसे जो पहली बात जो पीछे भी बात आ रही है कि जो एक रेट बढ़ाने की बात है, रेट बढ़ाना ही चाहिए। ये जो 20 रुपए प्रति किलोमीटर रेट बढ़ाने की मांग है, क्या वो इस सिचुएशन को जो है संभाल सकता है? क्योंकि 15,000 रुपये अगर प्रति माह कमाई है गिग वर्कर की, तो ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है। मुख्तार सर, समझना चाहती हूँ, ये जो 15,000 से 20 रुपये प्रति किलोमीटर की रिवाइज्ड पेमेंट की बात है, ये कितना सुकून देगी, कितना कुशन देगी इन गिग वर्कर्स को इस महंगाई में? नहीं, ये बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है। जैसे कि ये क्योंकि जैसे कुछ जगह जहाँ पर के ऑर्डर्स कम हैं और कुछ जगह जो ऑर्डर्स हैं कितने, तो उसके हिसाब से ही कि जो पर किलोमीटर का रेट का डिमांड वो बिल्कुल जेन्युइन है जी। क्योंकि अभी पर अभी तो कामिल जी कह रहे हैं 8 रुपए है, अगर मैं सही हूँ। तो इसीलिए तो वो बहुत लो है ना, बहुत लो, इसलिए तो परेशानी हो रही है। इसलिए तो कामिल जी 8 रुपए प्रति किलोमीटर मिलता है अभी रेट? 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, इस हिसाब से सुपर रेट नहीं है कंपनियों का। तो आप लगभग 2 गुना इजाफा मांगते हैं। मैम 20 रुपए तो हमारी कॉस्ट है। अगर आप एक सही आंकड़ा लगाएंगे तो 20 रुपए की हमारी कॉस्ट लगती है। हमें कम से कम 20 रुपए से ऊपर का रेट चाहिए। 2 पैसे घर पे भी तो लेके जाने हैं हमें। बिल्कुल 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 जी। मुख्तार जी बात पूरी करें जी। नहीं तो बिल्कुल ये राइट शेयरिंग सेक्टर में ये बिल्कुल अभी पुरानी डिमांड है, बहुत दिनों से डिमांड है ये। कि अभी जैसे हम लोग जैसे भारत टैक्सी में भी काफी डिबेट्स हुए थे, तो भारत टैक्सी में यही डिमांड थी। भारत टैक्सी में जो जब रेट्स फाइनलाइज हुआ लॉन्च के पहले, तो लास्ट में जो ईमेल्स का यही डिमांड था कि कम से कम 21 रुपया रेट आप बेसिक करिए, 21 रुपये।
जी। और अभी रेट के अराउंड ही, यानी कि जिससे कि उसी पर, तो ये तो बिल्कुल ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। और जो अभी जैसे कि और सारे सेक्टर्स की जो बात है, जैसे क्योंकि अलग अलग सेक्टर है ना, फूड में, डिलीवरी में, जी जी। ग्रोसरी में, ठीक है, तो फूड, ग्रोसरी, होम केयर, हम्म तो खैर होम केयर, पर्सनल केयर में मतलब वहाँ किलोमीटर का रेट नहीं है, वो तो भाई एक पर्टिकुलर टास्क का रेट है, तो वो अलग अलग है। जैसे अर्बन कंपनी का रेट वो किलोमीटर वहाँ पर नहीं नहीं ठीक, डिटरमाइन होता है। थोड़ा सा मैं अब एक इस बातचीत को अगले स्तर पर ले जाना चाहती हूँ कि आमतौर पर 10 से 12 घंटे गिग वर्कर काम करता है, ओवर टाइम कह सकते हैं, ये वर्किंग आवर 8 आवर से ज़्यादा है, ओवर टाइम करता है। ओवर टाइम को लेकर जो न्यू लेबर लॉज है वो कहता है कि अगर ओवर टाइम है तो डबल जो है पेमेंट करनी होगी। इस पर आप न्यू लेबर लॉ और गिग वर्कर की हालत और प्लेटफॉर्म्स की जो है मनमानी कैसे देख रहे हैं? क्या न्यू लेबर लॉ कोई असर नहीं है इन प्लेटफॉर्म संचालकों पर? ओवर टाइम का आप रेट ना बढ़ाएं, ओवर टाइम का ही डबल पेमेंट कर दें, ऐसा भी किया जा सकता है? नहीं, तो उसके लिए सबसे पहला दर्जा उसको ना वर्कर का दर्जा देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई इनको वर्कर का दर्जा दीजिए। ऐसे ऐसे जो लोग ऑप्ट करना चाहें वर्कर की तरह से काम करने के लिए फुल टाइम, जैसे अब कि अर्जेंटीना में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस तरह से यहाँ पर भी उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है डिक्लेयर कर दीजिए। तो डिक्लेयर कर देने के बाद जब उसको वर्कर राइट्स मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है आप वो ओवर टाइम का रेट्स भी जो सिंपल जो लेबर लॉस का रेट्स है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी ये है कि ये डेफिनेशन में चेंज करने की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी कोड में जो डेफिनेशन है गिग वर्कर का, वो है कि गिग वर्कर्स वो लोग हैं जो कि आउटसाइड रिलेशनशिप में हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में नहीं है। जी। तो सारे जितने भी गिग वर्कर्स हैं वो पार्टनर्स हैं। तो वो सबसे पहले तो ये जो है डेफिनेशन में थोड़ा सा बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से पिछले साल जो है लेबर मिनिस्टर साहब ने उन्होंने एक बात कही की थी कि भाई हम थोड़ा सा परिभाषा ट्वीक करेंगे। तो हमारा यही मानना ये है कि इसमें से जो लोग फुल टाइम, जो फॉर्मलाइजेशन ड्राइव जो है बिल्कुल शुरू हो गया है, स्लम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, और अभी स्टेट्स में भी, कर्नाटका में भी बोर्ड जो है कायम हो गया है। तो अब सिर्फ है कि सिंकिंग का ट्रांजिशन का दौर है, तो वो सिंक होना है इवेंचुअली। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो रूल्स भी जो है वर्चुअली फाइनलाइज हो गए हैं, वो अनाउंस होने वाले हैं रूल्स। तो उसमें अभी हम लोग ने पहले भी हमने मांग किया है, तरह तरह के ब्लॉक्स लिख करके मैंने कहा है कि जैसे आईएलओ का भी कन्वेंशन हुआ है, आईएलओ भी एक कन्वेंशन प्लेटफॉर्म वर्कर पे प्लेटफॉर्म पर मिला रहा, तो वहां पर भी हमने ये आरोप किया है कि ठीक है भाई, लेकिन जो परमानेंट जो फुल टाइम वर्कर स्टेटस चाहते हैं उनको वर्कर स्टेटस दे दीजिए जी। तो उससे जो है ये जो आप जो लेबर राइट्स का जो ओवर टाइम का फिर वहां पर लग जाएगा कि भाई 8 आवर्स में मैंडेटरी लॉगिंग है और बाकी करेंगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हालात हैं वो अपने आप में ये दिखाता है कि सरकार खुद जो उसके विभाग है उसमें रोज़गार तो नहीं देना चाहती। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने जिस तरीके से अपने आप को गिग वर्कर के सेक्टर में उभारा है, अब उसमें भी एक रोल जिसकी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये लगभग करोड़ों की संख्या में युवा है, एक आबादी है, महिलाएं भी हैं इनमें। कामिल जी, मैं आपसे, क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन आखिरी टिप्पणी ज़रूर लेना चाहती हूँ। कितनी उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार ये जो मांग है या फिर स्ट्राइक है, जो डेफिनेशन चेंज करने की बात यहाँ पर मुख्तार सर रख रहे हैं, क्या वो परिभाषा बदल देगी सरकार? वर्कर का दर्जा पहले या पेमेंट रिवाइज पहले? ये कुछ शर्तें होंगी, क्योंकि बार्गेनिंग तो सरकार करती है, मोल भाव किया जाएगा। कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, स्ट्राइक जो है ये पहली बार की नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार भी स्ट्राइक हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी आश्वासन जो है पक्का लिखत में हमें जो चाहिए वो नहीं दिया है। हमारी 2-3 मांगे हैं, ज्यादा नहीं है। नंबर 1, हमें रेट चाहिए, इंसेंटिव नहीं चाहिए, क्योंकि इंसेंटिव परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। रेट जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन है जी। दूसरा, ड्राइवर बोर्ड का एक गठन चाहिए, हमारा भी एक ड्राइवर बोर्ड का गठन होना चाहिए जहां पे हम अपनी बातें रख सके। और तीसरा,
आप हमारे राइड का प्रति 1 रुपया लीजिए हर राइड में से, और उसी का आप वाटर कूलर लगाइए, उसी से आप सेंटर लगा दीजिए, जहां हमें चोर पुलिस का खेलना पड़े। क्योंकि हम जब छांव में खड़े होते हैं तो हमें डर रहता है, क्योंकि पुलिस वाले आकर के चालान काट जाते हैं। कम से कम एक लीगल जगह होगी एमसीडी वालों की, बहुत सी यहाँ पे जगह हैं एमसीडी की, दिल्ली के अंदर 50 जगह आप सेंटर लगा दीजिए, और उसका भुगतान आप हमारी राइड से कीजिए ना। प्रति राइड में से आप 1 रुपया लीजिए। 5 लाख ड्राइवर हैं, 5 लाख गाड़ियां हैं। अगर 5 लाख गाड़ियां एक दिन में चलती हैं, प्रति गाड़ी 8 से 10 राइड आराम से करती है। आप उसका अंदाजा लगा कितना पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहां चाह वहां राह बहुत निकलती हैं, अगर सरकार चाहे और प्लेटफॉर्म संचालक भी चाहे। समय समाप्त हो गया। कामिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मुख्तार जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आपके ज़रिए हमने वो आवाज़ आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है जो भारत का एक ऐसा तबका है जिसने बेरोज़गारी से समझौता ना करते हुए रोज़गार के रूप में गिग वर्किंग को अपनाया, और जिन मुश्किलों का सामना करते हुए वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अब इस बढ़ती महंगाई में सरकार से जो कुछ मांगे हैं, कुछ उम्मीदें हैं, अगर उसकी सुनवाई समय रहते नहीं होगी तो फिर निराशा और हताशा जो है वो भारतीय समाज में और बढ़ेगी। आप दर्शक फीडबैक ज़रूर पहुंचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।